हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर है वो कवर करेंगे पीटी 365 से। लेट अस स्टार्ट। पहला टॉपिक है वो हमारा है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की गई थी। एंड इसका जो टारगेट क्या है, हमारी जो करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13 to 14% ऑफ जीडीपी है हमारी, उसको 8% लेके आना है, 8% बाय 2030। 2030 तक हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को 2030 तक लेके आना है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट पिलर है: यूलिप, आईडीएस, ईलोक्स, एसआईजी एंड क्लेप। तो यूलिप क्या है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल। यूलिप इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। इसके ये एक थ्री टायर प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है, जितने भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस है उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया है। तो ये एक यूलिप क्या है, एक पोर्टल है जिसमें सारी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस का डेटा मिलता है। ठीक है। दूसरा है आईडीएस। तो आईडीएस किससे रिलेटेड है? आईडीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो इसमें क्या है, डेटा है बहुत सारे डिपार्टमेंट का, 30 डिफरेंट सिस्टम एंड 7 डिपार्टमेंट का डेटा है वो एक जगह इकट्ठा किया गया है आईडीएस के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज ईलोग्स। तो ईलोग्स क्या है? एक पोर्टल है जिसमें इंडस्ट्री अपना जो भी ग्रीवेंसेस है वो सरकार के साथ डायरेक्टली टेकअप कर सकती है। तो ये पोर्टल है जिसमें इंडस्ट्री अपना इश्यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता सकती है यहां से। देन नेक्स्ट इज एसआईजी। एसआईजी क्या है? ये मॉनिटरिंग करने के लिए है। तो इसमें क्या है, एक ऑफिसर्स का सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप है एसआईजी, एंड इसमें ऑफिसर्स मॉनिटर करेंगे इसको। ठीक है, किसको? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को। ठीक है। देन क्लेप इंप्लीमेंटेशन। क्लेप क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा लॉजिस्टिक सेक्टर की कॉस्ट को दूर करने के लिए। तो इसमें 8 एक्शन लिए जाएंगे। 8 एक्शंस आर देयर, जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड लॉजिस्टिक को ध्यान में रखा जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क्स। देन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा है उसको ध्यान में रखा जाएगा। देन इसके में स्टेट को भी इंगेज किया जाएगा। तो ये हमारे इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को कौन इंप्लीमेंट करेगा? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो बनाया गया है, पीएम गति शक्ति स्कीम है उसके अंडर में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया है जिसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी कौन हेड करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। वो इसका इंप्लीमेंटेशन को देखेगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को कौन देखेगा? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी अंडर पीएम गति शक्ति योजना। एंड उसको कौन हेड कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। पीएम गति शक्ति के बारे में हम देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति में एक पोर्टल बनाया गया है, डिफरेंट 16 मिनिस्ट्री को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो 16 डिफरेंट मिनिस्ट्री का डेटा लाया गया है एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको डेवलप किया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ने इसको डेवलप किया है। ठीक है। इसका एम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना इसका मेन एम है। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी मैपिंग भी की जाएगी, और उस मैप को क्या है, गवर्नमेंट का जो क्लाउड है मेघराज, उस पे होस्ट किया जाएगा। तो पीएम शक्ति का जो भी मैपिंग का डेटा आएगा उसको हम होस्ट करेंगे मेघराज पे। ठीक है। एंड इसके 6 पिलर हैं। पीएम गति शक्ति के कितने पिलर हैं? 6 पिलर हैं। 6 पिलर कौन कौन से हैं? सेडकॉप, इसको मैंने ट्रिक से बनाया है, सेडकॉप। ठीक है। तो 6 पिलर में सेडकॉप, सेड एस क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? सिंक्रोनाइजेशन। ए रिप्रेजेंट करता है एनालिटिकल। डी रिप्रेजेंट करता है डायनामिक। देन सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमाइजेशन एंड पी रिप्रेजेंट करता है प्रायोरिटाइजेशन। तो ये 6 पिलर हैं, याद रखने हैं पीएम गति शक्ति के 6 पिलर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज लीड्स रिपोर्ट। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ लॉजिस्टिक वो रिलीज करता है। देन मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या है, 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। ये पार्क होंगे वो क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड होंगे। एंड इसमें क्या, ये क्या है पार्क, बेसिकली दे आर इंटरमोडल फ्राइट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होंगे। जैसे कि रोड से कुछ जो फ्राइट जा रहा है उसमें कुछ दूर पे वो रोड से जाता है, कुछ पे रेल से जाता है, फिर एविएशन से जाता है। तो वो उसका है, सारों को एक साथ में लेके आया जाएगा। पहला अभी इंटरमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? चेन्नई में बनाया गया है। ये प्राइवेट सेक्टर फर्म रिलायंस इसको बना रही है, इसको बना रही है। ठीक है। इसके लिए अप्रूवल दिया गया था। नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है वो रेलवे से रिलेटेड है। तो रेलवे का साइज में देखें तो हम 4th लार्जेस्ट रेलवे पे आते हैं। तो 3 तरह के हम रेलवे ट्रैक ऑपरेट करते हैं। देन रेलवे में कितने जोन है? 17 जोन है रेलवे के। विजन 24 क्या है रेलवे का? उसमें नेशनल रेल प्लान है, उसका ये पार्ट है विजन 24। देन इंडियन रेलवे एक अपनी इनोवेशन पॉलिसी लेके आई है, एक
इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है। एंड इसमें क्या है 40 से 50 करोड़ रुपए हर साल वो क्या है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक वेब बेस्ड आईटी एप्लीकेशन है इंडियन रेलवे का। नेक्स्ट इज कवच। तो पिछले साल के बजट में कवच को लॉन्च किया गया था, तो इट वाज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत मिशन का ये पार्ट है। एंड ये कवच क्या है, ये 2 ट्रेन एंटी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इसको किसने डेवलप किया है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। एंड ये क्या है, बेसिकली ये प्रिवेंट करेगा कोलिजन, 2 ट्रेन के बीच में कोलिजन को प्रिवेंट करेगा, तो इसको बोला जाता है TCAS भी बोला जाता है कवच को, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो 2 ट्रेन एक दूसरे के आसपास आ रही है तो उसमें ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम 5 किलोमीटर के एरिया में उसको वो रोक देगा ट्रेन को। ये काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है। एंड इसमें अल्ट्रा हाई लेवल की जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी वो यूज की गई है, अल्ट्रा हाई वाली है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इसमें यूज किया गया है। एंड इसको आत्मनिर्भर भारत के अंडर में बनाया गया है। ठीक है, किसने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया गया है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ये सेफ्टी लेवल होता है इसका, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पे ये काम करता है, यानी कि ये हाईएस्ट सेफ्टी लेवल होगा कवच के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज वंदे भारत ट्रेन है। तो वंदे भारत ट्रेन है वो भारत की क्या है, सेमी हाई मेड इन इंडिया ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड वाली है ये। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट ट्रेन है वो हमारी फर्स्ट फ्लाइट ट्रेन जो एल्यूमिनियम के वैगन से बनी हुई थी वो लॉन्च की गई है। बेस्को प्लस हिंडाल्को ने बनाई थी, उसको अभी लॉन्च किया गया था रिसेंटली। इसको किसने बनाया है, बेस्को प्लस हिंडाल्को ने बनाया है। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें क्या है थीम बेस्ड ट्रेन चलाई जा रही है टू शोकेस इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिक प्लेसेस को लोगों को बताना है इसमें, तो उनको दिखाना है। तो ये थीम बेस्ड ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन के अंदर चलाई जा रही है। नेक्स्ट इज जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन है, ये मणिपुर में बिछाई जा रही है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो वर्ल्ड की चली थी वो कौन सी थी, जर्मनी की थी। उसी के आधार पे हम क्या है इंडिया में क्या है वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन चलाना चाहते हैं 2030 तक। वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन बाय 2030 है इंडिया चलाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाई गई है, एक कॉर्पोरेशन बनाई गई है, एक कंपनी बनाई गई है नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, जो कि उसका ट्रांसपोर्ट को देखेगी। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है। एंड ये ज्वाइंट वेंचर है किस किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एनसीआर में जितने भी स्टेट्स आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, तो इन लोगों ने मिलकर क्या है इसको ये बनाया है इस कंपनी को, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इनमें ये ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पे क्या है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, रैपिड यानी कि बहुत फास्ट होगा, और ये अक्रॉस एनसीआर इसको डेवलप किया जाएगा वेरियस स्टेट के। तो इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी इसका पार्ट है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम करेगा, ये इसको बनाया गया है, हाउसिंग वाली है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर इसको बनाया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास रहेगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के पास रहेगा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो ये कंपनी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2022 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की थी इसको। एंड इसके अंदर क्या है 11 स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि एरोबॉटिक्स है, रॉकेटरी है, देन एरो मॉडलिंग है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें इस पॉलिसी को गवर्न कौन करेगा, इसको गवर्न करेगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पॉलिसी को गवर्न करेगा। एंड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो मेंबर है एफएआई का। एफएआई क्या है, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। तो फेडरेशन है एरोनॉटिक इंटरनेशनल है, उसका मेंबर है इंडिया, ये वाला एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है एफएआई का वो कहां पे है, लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लोसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज एविएशन सेफ्टी रैंकिंग लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, एविएशन सेफ्टी लॉन्चिंग ये लॉन्च की गई थी इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल सिविल एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लॉन्च की गई थी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 48 है, इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, टॉप किया है 2022 वाली रैंकिंग में। इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट है इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इसको बनाया गया था पांडव कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ काम करता है। एंड इसने रिलीज की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2021 है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किए थे। ठीक है, यदि कोई भी एयरक्राफ्ट कंपनी है वो या फिर एविएशन कंपनी है
वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उस पर क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी वाला है वो इस पे 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा सकता है, यदि एनी काइंड ऑफ मेजर जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी वाले रूल्स है उसको वायलेट करता है तो कोई भी। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट लीजिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एयरक्राफ्ट लीजिंग। तो इसमें 3 तरह की लीजिंग होती है, वेट लीजिंग, ड्राई लीजिंग एंड डैम्प लीजिंग। ठीक है, तो वेट लीजिंग क्या होती है? वेट लीजिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ACMI लीजिंग भी बोला जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको ACMI की फुल फॉर्म क्या है? एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, ये सभी इसमें लीज दिए जाते हैं। तो इसमें प्लेन प्लस पूरा क्रू जो इसको चलाने वाले होते हैं, पायलट वगैरह सब इसमें वेट लीजिंग में लीज कर दिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई लीजिंग में क्या है? तो ड्राई लीजिंग में ओनली प्लेन को केवल और केवल प्लेन को लीज पे लिया जाता है, तो प्लेन को ही केवल लीज पे लिया जाता है ड्राई में। ठीक है, वेट में क्या है? पूरा का पूरा प्लेन प्लस क्रू चला जाएगा। ठीक है, देन डैम्प लीजिंग में क्या है? ये इन दोनों का मिक्स होता है, वेट प्लस ड्राई का मिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये फाइन लगा सकती है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अनुसार, ये भी फाइन लगा सकती है यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो एविएशन सेक्टर के नॉर्म्स को। इंटरनेशनल, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ये काम करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाई करता है OECD का जो है उस पे लाई करता है। ठीक है, तो इसको 2006 में बनाया गया था, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम को 2006 में बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 64 मेंबर हैं। ठीक है, तो OECD का इंडिया मेंबर नहीं है, इसका इंडिया मेंबर है। ठीक है, देन इंटरनेशनल ये एक थिंक टैंक है जो डेवलप करता है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज को डेवलप करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। तो अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसलिए न्यूज में आता। ये एक ओनली इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सारे ट्रांसपोर्ट मोड को देखती है, ऑल ट्रांसपोर्ट मोड को ये सी करती है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम हेडक्वार्टर पेरिस में है, 2006 में बनाई गई थी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 64 मेंबर है, इंडिया भी है, एंड इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो लाई करता है OECD के पास। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल एक चैलेंज लॉन्च किया गया था फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज रोडवेज। तो रोडवेज में PPP के बारे में दिया हुआ है, वैसे तो मेंस का टॉपिक है, पहले थोड़ा सा किसमें जान लेते हैं PPP के बारे में। तो ठीक है, तो BOT इसमें मॉडल कौन कौन से हैं? BOT मॉडल इज देयर, EPC मॉडल इज देयर, HAM इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। ठीक है, तो BOT मॉडल में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है, देन ट्रांसफर कर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, EPC में क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इसमें जो पूरी बोर्न कॉस्ट आती है वो गवर्नमेंट लगाती है, जिसके कारण क्या है, गवर्नमेंट इसी पे फोकस करेगी तो गवर्नमेंट का वेलफेयर एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, तो इसमें ये मिक्स होता है बोट प्लस EPC का। तो बोट में क्या है? प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहता है पूरा, EPC में ओनली गवर्नमेंट का रहता है। तो हाइब्रिड एन्युटी में क्या है? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं। तो 40% इसमें EPC मॉडल होता है, HAM में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40% EPC रहता है, 40% ये बोट की तरह काम करता है। तो इसमें 40% जो पैसा है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर, तो 40% इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट देती है, बाकी 60% कॉस्ट होती है वो डेवलपर देता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर। ठीक है, इसमें जो टोल है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। देन इसके अलावा PPP रोड में है, BLT मॉडल भी है, बिल्ड लीज ट्रांसफर कर देना, TOT मॉडल इज देयर, देन LDOT इज देयर, ये सारे मॉडल भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ट्रंकी प्रोजेक्ट। तो ट्रंकी प्रोजेक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या है, फर्म इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक फर्म डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है कोई भी प्रोजेक्ट को, फिर उसको ट्रांसफर कर देती है उसको परचेजर के पास, तो जो ओनर होता है उसको ट्रांसफर कर देती है। एंड NMDC इसमें लागू करने के लिए बारे में बात कर रही थी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ट्रंकी प्रोजेक्ट। नेशनल न्यू दिल्ली NMDC इसको लागू करने के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट इज प्री कास्ट कंक्रीट पॉलिसी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लेके आया है। प्री कास्ट कंक्रीट पॉलिसी है, इसमें क्या है, पहले से बने हुए पिलर्स वगैरह हैं उनको लागू किया जाएगा, लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के रोड प्रोजेक्ट्स में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको लेके आई है। नेक्स्ट इज AIS 14S सिस्टम क्या है? AIS 14S क्या है? ये एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एंड 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो कार्स होती हैं उनमें कार या फिर फोर व्हीलर होता है उसमें दोनों सीट्स में बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि हमने साइन किया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है जिसमें हम बात करते हैं 50% जो रिडक्शन करने की बारे में बात करते हैं रोड से रिलेटेड डेथ को बाय 2030। तो इसमें दोनों सीट्स को पे बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, एंड उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है,
तो ये सीट बेल्ट से रिलेटेड है। AIS 14S इसका स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। उसी के अलावा इसी से रिलेटेड एक इंटरनेशनल लेवल पे है यूनाइटेड नेशन रेगुलेशन 16, तो UN रेगुलेशन 16 है, वो इसी से रिलेटेड है, सीट बेल्ट से रिलेटेड है। एंड उसी को इसको इन्फोर्स कराने के लिए UN वाले को इंडिया ने अपना बनाया है अल्टरनेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच वाले हैं, उसमें रोड ट्रैफिक होगा। तो उसमें क्या है, इसको जेनेवा कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये 1949 में साइन किया गया था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक, जेनेवा कन्वेंशन 1949 में साइन किया गया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। तो भारत सीरीज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज भारत सीरीज। भारत सीरीज ये व्हीकल नंबर है। इसको जनरली इसको दिया जाता है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर में दिक्कत आती है थोड़ी। तो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल अक्रॉस द स्टेट इसमें प्रमोट किया जाता है भारत सीरीज में। प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं इसका, ये वॉलंटरी होता है इसमें ट्रांसफर करना, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं भारत सीरीज में। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग बनाया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने इसको बनाया है। ग्रीन पोर्ट क्या होती है, वो जो जिसमें क्या होती है मिनिमम CO2 का मिनिमम एनवायरमेंट, ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज करें हम ग्रीन शिपिंग में, तो ये प्रमोट करेगी। तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की टेक्नोलॉजिकल आर्म की तरह काम करेगी, जो ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करेगी एंड सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट इज मरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो मरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, उसके अंदर क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा मेजर पोर्ट है उन पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो 60% हो बाय 2030। तो मेजर पोर्ट के ऑपरेशन वाला शेयर है वो कितना हो, 60% बाय 2030। नेक्स्ट इज नेशनल टाइम रिलीज स्टडी है, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022। ये बताती है कि हमारी पोर्ट पे जो है कार्गो आता है तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो ये उसमें कितनी जल्दी से उसको क्लियर कर दिया जाता है, पोर्ट पे खाली कर दिया जाता है कंटेनर को। तो ये नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिलीज की गई थी CBIC के द्वारा। CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिलीज की जाती है। इसमें कार्गो क्लियरेंस टाइम का बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज STCW कन्वेंशन। तो ये 1978 में इसको साइन किया गया था, ये इन्फोर्स में आता है 1984 में, ठीक है। तो STCW कन्वेंशन क्या है, ये रिलेटेड है सी फेरर से रिलेटेड है, जो सी में मूव करते हैं, सी फेरर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सी फेरर। तो STCW कन्वेंशन है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सी फेरर। इंडिया इसका सिग्नेटरी है एंड ये सी फेरर से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। ये फोर्स में आता है 1984 में, फोर्स में आता है, साइन किया जाता है 1978 में, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसका जो ओवरसीज इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, STCW कन्वेंशन को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है वो 1948 में बनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशल बॉडी होती है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल एजेंसी होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योटा D1। तो ये योटा D1 क्या है, ये इंडिया का बिगेस्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर है, यहाँ पे डाटा स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। योटा D1 इज इंडिया का हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, ठीक है। इसको बनाया गया है नोएडा में, इसको बनाया गया है। अभी रिसेंटली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया था। तो जो भी डेटा सेंटर होते हैं, डिजिटल डेटा सेंटर्स है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। ऐसे डेटा सेंटर्स जिनकी कैपेसिटी क्या है, मोर देन 5 मिलियन मेगावाट से जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है, 5 MW मेगावाट से कैपेसिटी ज्यादा है, उनको डेटा सेंटर का स्टेटस दे दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है। नेशनल रियल एस्टेट यानी कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उसको डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बनाई गई है। तो ये रियल एस्टेट कौन से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउआ के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसको 1988 में बनाया गया था, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी 1998 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है एंड ये जो है, इसमें क्या है, रियल एस्टेट के जो भी कंपनीज है वो अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकती है गवर्नमेंट के साथ। ये रियल एस्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन है एंड इसमें इसका जो चीफ पैटर्न कौन है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का चीफ पैटर्न है मिनिस्टर ऑफ अर्बन मिनिस्टर होता है, वो हमारा है सेंट्रल अर्बन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर वाली बोर्ड मिनिस्ट्री है, उसका जो मिनिस्टर है वो उसका चीफ पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मार्ट सॉल्यूशन एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड 2022।
ये स्मार्ट सॉल्यूशन एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड 2022 ये कौन किसने दिए हैं? ये दिए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने अवार्ड को दिया है, प्लस यूनाइटेड नेशन इंडिया दोनों ने मिलकर ये अवार्ड दिए हैं। NIUA प्लस UN इंडिया दोनों ने मिलकर इसको अवार्ड दिए हैं। तो इसमें स्मार्ट सॉल्यूशन है, तो जो हमारी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको स्मार्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, उन सिटीज को इंक्लूसिव बनाना है, वो इसका काम है, उसको प्रमोट करते हैं ये। द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका एम क्या है? जो नए जो इंडस्ट्रियल सिटीज बन रहे हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाना है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो भी नए सिटीज बनेंगे उनको क्या है? स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम है वो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है इसके लिए, एंड वो इसके द्वारा बनाया गया है, DPIIT के अंदर काम करेगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये एक फंड है एंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन का काम करेगा, ठीक है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेटफॉर्म है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करेगा बाय इंडियन एज वेल एज ग्लोबल इन्वेस्टर्स, दोनों को ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करेगा, ये उनको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, वो चेयर की जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, तो वो इसको चेयर करते हैं। इसके अंदर मदर फंड बनाया गया है, देन मास्टर फंड बनाया गया है, फंड ऑफ फंड बनाया गया है, देन और भी स्ट्रेटेजिक फंड है, 3 तरह के इसमें फंड बनाए गए हैं। एंड इसके अंदर जो फर्स्ट बायलैटरल फंड बनाया गया है वो इंडिया जापान के द्वारा बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्स्ट बायलैटरल फंड है वो इंडिया जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है शिपिंग से रिलेटेड है। तो शिपिंग में एक लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल होता है, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई में के पास में, जो वो बन गई है पहली लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे डेवलप होने वाली, हाँ, इंडिया की पोर्ट बन गई है, एंड तो ऑपरेट करने वाली, इस पे ऑपरेट करने वाली पहली पोर्ट बन गई है JNPT, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे, ठीक है। तो ये मिक्स होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का, ठीक है। तो इसमें इस पोर्ट का ऑपरेशन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर देखता है, लैंडलॉर्ड मॉडल में पोर्ट का ऑपरेशन कौन देखता है? प्राइवेट सेक्टर, जबकि इसका जो पोर्ट को रेगुलेशन करने का काम होता है वो पोर्ट अथॉरिटी करती है, जिसका यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इसका ऑनर होती है। तो भारत में तो इंडिया पोर्ट एक्ट 1908, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 है, वो पोर्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, मेजर पोर्ट एज वेल एज माइनर पोर्ट। तो हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट हैं, देन वाधवन वाली है वो नई पोर्ट बनाई जा रही है मेजर पोर्ट, देन मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और माइनर पोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेट करते हैं। तो माइनर पोर्ट आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, एंड एक स्रोत सोसाइटी है वो भी बनाई गई है इसके लिए, पोर्ट से रिलेटेड है। देन सर्विस पोर्ट मॉडल है, उसमें क्या किया जाता है? सर्विस पोर्ट मॉडल में जो प्राइवेट जो पोर्ट अथॉरिटी ओनर होती है वही सारा काम देखती है इसमें, एंड फिर उसको क्या है सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर देता है, बाकी सारा काम ये देखती है। देन टूल पोर्ट मॉडल है, इसमें क्या है? टूल पोर्ट मॉडल में जो है जो लैंड टूल पोर्ट मॉडल में क्या है? जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवन करता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट ओवन करता है, प्लस उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे कि क्रेन्स वगैरह हैं अनलोड करने के लिए, वो भी किसी की होती है, वो भी इसकी पोर्ट ट्रस्ट की होती है। एंड थर्ड इज चौथा जो इसमें कॉर्पोरेटाइज पोर्ट होती है वो क्या होती है? वो प्राइवेटाइज पोर्ट होती है, जो प्राइवेट सेक्टर उनको देखता है, परंतु उनकी ओनरशिप है वो स्टिल लाई करती है पब्लिक के साथ। तो कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट होता है वो प्राइवेटाइज होती है, ठीक है। ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन। धन्यवाद।